आप 23 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? नौकरी की तलाश में थे, इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स की संख्या गिन रहे थे, या किसी कैफे में बैठकर गरीबी और भुखमरी पर चर्चा कर रहे थे? ऐसी यात्रा है जिसका अंत फांसी के फंदे तक जाता है। तो क्या आप ये सुनकर भी सहजता के साथ भगत सिंह बनना चाहेंगी? भगत सिंह की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया जाता है और फिर भगत सिंह को अगले 1 साल तक के लिए किसी दराज में बंद कर दिया जाता है। भगत सिंह पड़ोसी के घर तो पैदा हो मगर अपने घर में नहीं। समस्या ये नहीं है कि भगत सिंह को याद किया जा रहा है, समस्या इस बात में है कि भगत सिंह को उसी तरीके से याद किया जा रहा है जिससे उनके विचार असहज न बने। फांसी की निर्धारित तारीख 24 मार्च से एक दिन पहले तक गांधी फांसी को रुकवाने की कोशिश करते रहे। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। आप 23 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? नौकरी की तलाश में थे, इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स की संख्या गिन रहे थे, या किसी कैफे में बैठकर गरीबी और भुखमरी पर चर्चा कर रहे थे? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भगत सिंह बनना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर इस पर हामी भरेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भगत सिंह बनना सिर्फ एक नाम या एक तस्वीर का हिस्सा नहीं है, ऐसी यात्रा है जिसका अंत फांसी के फंदे तक जाता है, तो क्या आप ये सुनकर भी सहजता के साथ भगत सिंह बनना चाहेंगे? हर साल 23 मार्च आता है और हर साल 28 सितंबर भी, और हर साल नेताओं का भगत सिंह को लेकर भाषण और ट्वीट भी आ जाता है। नेता लोग पीली पगड़ी पहनकर फोटो खिंचवाते हैं, अखबारों में विज्ञापन छपवाकर भगत सिंह की फोटो के बगल में अपनी फोटो भी लगवाते हैं। भगत सिंह की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया जाता है और फिर भगत सिंह को अगले 1 साल तक के लिए किसी दराज में बंद कर दिया जाता है। भगत सिंह को यूथ आइकन मानने वाले इसी देश में यह भी कहा जाता है कि भगत सिंह पड़ोसी के घर तो पैदा हो मगर अपने घर में नहीं। 23 साल की उम्र में एक नौजवान अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले ले रहा था और आज उसी उम्र के नौजवानों से कहा जाता है कि वो चुप रहे, पढ़ाई करे और राजनीति से दूर रहे। अगर सवाल पूछा तो एंटी नेशनल करार दिया जाएगा। क्या भगत सिंह की शख्सियत सिर्फ शहादत तक ही सीमित है, या एक विचार, एक बेचैनी और सवाल करने की जिद का नाम भी भगत सिंह है? क्या हम भगत सिंह के विचारों से वाकिफ हैं भी, या सिर्फ उन्हें याद करने का एक औपचारिक तरीका निभा रहे हैं? भगत सिंह ने सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ बहुत मुखरता से लिखा और बोला, लेकिन आज हालत यह है कि भगत सिंह की ही फोटो लगाकर कई संगठन धार्मिक घेराबंदी की बातें कर। क्या ये बात आज कोई छात्र नेता किसी मंच से खड़े होकर कह सकता है कि धार्मिक कट्टरता के हर स्वरूप को इस देश से समाप्त हो जाना चाहिए? क्या कोई नेता आज अपने पार्टी मीटिंग में यह बात कह सकता है कि देश को आगे बढ़ने के लिए तर्क, विचार और वैज्ञानिक चेतना की जरूरत है? क्या तब भी उसे पार्टी में स्वीकार्यता मिलेगी? समस्या ये नहीं है कि भगत सिंह को याद किया जा रहा है, समस्या इस बात में है कि भगत सिंह को उसी तरीके से याद किया जा रहा है जिससे उनके विचार असहज न बने। भगत सिंह को इस देश ने हमेशा से एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन एक ऐसे विचारक के रूप में कभी नहीं देखा जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती देता था। यही कारण है कि भगत सिंह से प्रेरणा लेने वाले लोग आज हर जगह दिखते हैं, लेकिन उनके जैसे व्यवस्था से सवाल पूछने वाले लोग कहीं नजर नहीं आते। आज आप एक नेता ऐसा बता दीजिए जो तर्कसंगत बातें कहता हो और ये कहने की हिम्मत रखता हो कि धर्म और सांप्रदायिकता ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। पिछले 1 दशक में गांधी और भगत सिंह के इर्द गिर्द कई मिथक रचे गए। इतिहास को कोई क्रिकेट मैच बना दिया गया जिसमें आपको एक टीम चुनना ही है। गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। ये बात इतनी बार दोहराई गई है कि अब एक स्थापित सत्य जैसा मालूम पड़ता है। ये बात ठीक है कि गांधी ने हिंसा के रास्ते का कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन इन तथ्यों से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि गांधी ने इरविन से न सिर्फ 2 बार भगत सिंह की फांसी स्थगित करने का आग्रह किया था, बल्कि 23 मार्च 1931 के दिन उन्होंने एक पत्र लिखकर फांसी पर एक बार फिर से विचार करने को भी कहा था। मतलब फांसी की निर्धारित तारीख 24 मार्च से एक दिन पहले तक गांधी फांसी को रुकवाने की कोशिश करते रहे। एक सार्वजनिक सभा में गांधी ने कहा था कि मैं किसी भी स्थिति में किसी को फांसी की सजा देने को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि भगत सिंह जैसे वीर पुरुष को फांसी हो। बोस ने भी भगत सिंह का जिक्र करते हुए कहा था कि भगत सिंह खुद माफी की अर्जी नहीं देना चाहते, वो शहीद होना चाहते थे ताकि क्रांति का संदेश जाए। इसलिए आरोप कि गांधी ने नहीं बचाया गलत है और राजनीतिक प्रचार का हिस्सा है। इसलिए भगत सिंह को गांधी के खिलाफ खड़ा करने से पहले इतिहास के पन्नों को जाकर टटोल लीजिए और भगत सिंह को अपने खांचे में फिट करने की सारी कवायद को खत्म कर दीजिए। प्रोफेसर चमन लाल ने भगत सिंह रीडर की प्रस्तावना में लिखा है कि भगत सिंह की फांसी के बाद
सावरकर ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी हो ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बताइए, जबकि उस वक्त के अन्य राष्ट्रीय नेता जैसे कि गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, बोस, पेरियार और अंबेडकर, इन सभी ने भगत सिंह के विचारों से असहमति होने के बावजूद क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी थी। भगत सिंह पर अपनी कोई भी राय बनाने से पहले भगत सिंह को पढ़ना शुरू कीजिए। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भगत सिंह का सबसे बड़ा हथियार बम नहीं बल्कि उनके विचार थे। सिर्फ जेल में रहते हुए भगत सिंह ने लगभग 300 किताबें पढ़ी थी। आप भगत सिंह पर कुछ भी बोलने से पहले कम से कम 3 किताबें तो पढ़ ही सकते हैं। कुलदीप नैयर, चमन लाल या इरफान हबीब, किसी की भी किताब पढ़ सकते हैं या फिर 1000 रुपए देकर धुरंधर भी देख सकते हैं और शाम को लौटकर इनकलाब जिंदाबाद का पोस्ट भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। मेरे प्रिय कवियों में से एक है अवतार सिंह पाश। उन्हीं की एक कविता है कि भगत सिंह ने पहली बार पंजाब को जंगलीपन, पहलवानी व जहालत से बुद्धिवाद की ओर मोड़ा था। जिस दिन फांसी दी गई, उनकी कोठरी में लेनिन की किताब मिली जिसका एक पन्ना मुड़ा हुआ था। पंजाब की जवानी को उसके आखिरी दिन से इस मुड़े पन्ने से बढ़ना है आगे, चलना है आगे। भगत सिंह ने कहा था कि व्यक्ति को मारना आसान है लेकिन विचारों को नहीं। मौजूदा वक्त में इसी का उल्टा कर दिया गया है। भगत सिंह व्यक्ति के रूप में तो जिंदा है लेकिन उनके विचारों को किनारे खड़ा कर गला घोट दिया गया है। भगत सिंह को खूब सेलिब्रेट कीजिए मगर अपनी टी शर्ट पर और फोटो फ्रेम में भगत सिंह को सजाने से पहले भगत सिंह को बम और पिस्तौल से आगे देखना शुरू कर दीजिए। जाते जाते गौहर रजा की आवाज में शिव वर्मा को सुनते जाइए जो भगत सिंह से अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में बताते हैं। देखते दिखाते रहिए वीटी चोखा। शुक्रिया। Majority of us, almost everybody, was sad. We were passing one by one and shaking hands with Bhagat Singh. I was in the end. हमें मालूम था ये हमारी आखिरी मुलाकात है। सब उदास थे, एक एक करके भगत सिंह से हाथ मिला रहे थे। मैं लाइन में आखिर में था। मुझसे पहले जयदेव कपूर थे। उन्होंने भगत सिंह से पूछा, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, क्या तुम्हें अफसोस है? भगत सिंह बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहा, मैंने जब इनकलाबी पार्टी बनाई थी तो सोचा था अगर इनकलाब जिंदाबाद का नारा मुल्क के कोने कोने में ले जा सकूं तो जीवन सार्थक हुआ। आज यह नारा हर तरफ से गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। 23 साल की छोटी सी जिंदगी से और क्या मांगा जा सकता है। फिर मैं आगे बढ़ा, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। आंखें भीगी हुई थीं। भगत सिंह ने आंसू पोंछे और कहा, यह वक्त रोने का नहीं, मैं जल्द ही हर परेशानी से मुक्त हो जाऊंगा। तुम्हें लंबा रास्ता तय करना है। मुझसे वादा करो कि जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तुम रुकोगे नहीं, तुम थक कर खामोश नहीं बैठोगे, इनकलाब का परचम बुलंद किए हुए आगे बढ़ते जाओगे।